अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमरीका इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है और अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि अहदाफ जो अमेरिका और इसराइल ने तय किए हैं उसमें फ़ौजी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर, खलीज फारिस खारग आइसलैंड पर कब्ज़ा करने के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। इस सारे मामले पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बाज़गर सुनाई दे रही है। हुकूमती हलकों में 28वीं आइनी तरमीम क्या होगी, इसका ड्राफ्ट कब तक आ जाएगा, इसके मुसवदे में कौन कौन सी शिकें शामिल होंगी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान का गवादर को बैनुल-अक़वामी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इससे तिजारत को क्या फ़रोग़ मिलेगा, इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके और जंग के ख़दशात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है कि अमरीका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करने के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। इस सारे मामले पर बात करते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं, जिस तरह से अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट किया है कि आइंदा हफ्ते हमले हो सकते हैं ईरान पर इसराइल और अमरीका की जानिब से, क्या लगता है कितने इम्कानात है इसके? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जंग के इम्कानात खारिज इम्कान इसलिए नहीं है कि जो ताकत है इसका एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, इसके अपने डायनामिक्स हैं, इसकी और लड़ाई के अपने डायनामिक्स हैं। एक स्टेज आने के बाद लड़ाई आपको डिक्टेट करती है कि आपने क्या करना है, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। ताकत का मसला ये है कि ताकत एक हद तक काम करती है, उसके बाद ताकत अपनी वो अहमियत खो देती है। और उसका सबसे बड़ी मिसाल मेरा ख्याल है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा और कोई दे नहीं सकता कि जब वो 9वीं हिजरी में तशरीफ़ लाए हज के लिए, तो बजाय इसके कि वो डायरेक्ट जाते, उन्होंने पहले मक्का वालों को इतला देना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा ये अपना आइए इस दफ़ा। उस वक़्त अगर मुसलमान चाहते बाकी क़यादत में मक्का पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सुलह हुदैबिया किया, वापस चले गए। अगले साल जब वापस आए तो उनको एक पत्थर भी फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी और मक्का जो है, और मक्का क्या क्रैश फतह होकर रह गया। उसके बाद से आप देखिए कि बढ़ता जा। मैं इसमें इस मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकत का इस्तेमाल मेरा ख्याल क्या, ये तो मैं यकीन है कि भाई नबी पाक वसल्लम से बेहतर कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं था और ना ही समझ सकता है। ट्रम्प साहब का मसला ये है कि उनका ख्याल था कि ताकत ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन ईरान ने एक बात साबित कर दी है कि ताकत एक हद तक तो काम करती है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती। अब जब ट्रम्प साहब चीन से होकर वापस गए हैं तो अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है बाकायदा, क्योंकि जो उम्मीदें लेकर गए थे उनको वो उम्मीद तो नहीं मिली। अलबत्ता उनके जो चीन के सदर का एक रिमार्क, उसका जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि ये आपकी पावर इन डिक्लाइन है। ये तो ट्रम्प साहब ने कहा जी बिल्कुल आई एग्री विद यू, लेकिन ये बाइडेन के दौर में था, मेरे दौर में बहुत तरक्की होकर रह गई है। मसला ये है कि ट्रम्प साहब इस वक्त इजराइल के अलावा मेरा ख्याल और कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी कामयाबी ये रही कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, इनको जंग में शामिल होने से रोके रखा पाकिस्तान ने। और वो ये इनके जो हुक्मरान थे रियासतों के, वो खुद भी समझदार थे, उनको भी पता था कि भाई बहुत पहले ही मेरा ख्याल है दूसरे तीसरे दिन को पता लग गया था कि सारा कुछ जो बिसात बिछाई गई है ये सिर्फ इजराइल के लिए है। अब बदकिस्मती से यूएई उनके ट्रैप में आके फंसा हुआ है। अब जब मैं आपसे बात करने से पहले मैं देख रहा था तो लेटेस्ट खबर ये है कि यूएई का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जहाँ से बिजली पैदा करने के लिए, उसमें आग लगी हुई है, कोई एक ड्रोन हमला हुआ है। जनरल साहब, जिस तरह से आपने ये पूरी सूरत हाल का अहाता किया, दूसरी तरफ से ये जो मामला है कि अमेरिका बेशक ताकत के नशे में तो है, लेकिन ईरान ने भी ये मुतनब्बे कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो ज़्यादा तबाही होगी। फिर ईरान जो है वो भी ये ज़ेर समुंदर इंटरनेट केबल्स को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर इसके नताइज क्या होंगे? उससे तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी सर। देखिए खान साहब, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद किया था ट्रम्प साहब की अक्लमंदी से बंद हो गया। अभी ट्रम्प साहब ने ऐलान किया था कि जो जहाज चाहेंगे हम उनकी मदद करके उनको निकाल के लेके आएंगे। अभी तक किसी एक जहाज ने उनसे दरख्वास्त नहीं की। मतलब यह है कि जो
बहरे हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान और ओमान जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, ये उनके टेरिटोरियल वाटर्स में भी आता है। जब तेल की बंदिश की वजह से दुनिया की हालत देख लीजिए क्या हो रही है, अगर ये जो केबल्स की ईरान ने बात की, अगर ये वो काट दे तो दुनिया का पूरा जो निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है सारा आपका, जितना भी मॉनेटरी सिस्टम है, जो कुछ भी आपका चल रहा है, अब ज़्यादातर तो इंटरनेट से चल रहा है, सारी ऑनलाइन चीज़ें बातें हो रही हैं, वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है, बैंकिंग सब कुछ, ये सब कुछ तबाह होकर रह जाएगा इस खित्ते का कम से कम। इसलिए मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है, धमकियाँ तो वो दे रहे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब धमकियाँ दे रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। उनकी जानिब से मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ईरान की जानिब से भी ये कहा गया है कि किस तरह से उन पर भरोसा किया जाए, क्योंकि मुतज़ाद बयानात देते हैं सदर ट्रंप। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नई तजावीज़, मुज़ाकराती पैगाम जो है सदर ट्रंप की जानिब से भेजे गए हैं ईरान को। इसका ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बताया है। तो क्या लगता है नए पैगाम में क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है जो भेजे गए हैं सदर ट्रंप की जानिब से, क्योंकि 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने के हवाले से तो बात हो चुकी है। तो क्या लगता है क्या कहा होगा और ईरान कब तक इसका जवाब देगा? ईरान अपना टाइम लेगा, क्योंकि ईरान को इस वक्त मालूम है कि सदर ट्रम्प के मसाइल हैं। ईरान के मसाइल तो सब दुनिया जानती है क्या है, लेकिन सदर ट्रम्प के मसाइल रोज रोज बढ़ रहे हैं। उनका कोई साथी उनके साथ नहीं खड़ा, अंदर से पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं उनके खिलाफ। तो अमेरिका की नेचर भी है कि भाई ताकत का इस्तेमाल करें, जल्दी से जल्दी अपना मतलब निकालें। तो ईरानी इस बात को समझते हैं। बहरहाल जो भी तजावीज़ आई हैं, ईरानी 2-3 चीज़ों पर ईरानियों ने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसमें मुझे कोई शक नहीं। नंबर 1 स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल पर, नंबर 2 वो जो उनका एनरिच यूरेनियम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो 450 kg है, उसकी बात है कि वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, वो कभी हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने ये ऑफर की है कि हमें रूस के हवाले कर देते हैं, कि ऐसे मुल्क के हवाले कर देते हैं जिस पर हमारा इत्मीनान है। ये मत भूलिए कि ये जो एनरिच यूरेनियम है ये बज़ात खुद एक बड़ी मालियत रखती है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। जनरल साहब, रूस ने भी अब तो खबरदार किया है कि ईरान और अमेरिका की जंग में लगता है कि अमेरिका और इसराइल ने कुछ सीखा नहीं है, और अगर अब दोबारा कुछ इस तरह का मामला हुआ तो बहुत तबाही होगी। तो क्या आप समझते हैं कि अगर अब दोबारा कुछ ऐसा होता है तो चीन और रूस भी खुल के ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं? जी, मेरा अपना ख्याल यही है, क्योंकि एक लिमिट तक तो उन्होंने बिहाइंड द सीन काम किया है और कोशिश की है कि रोका जाए इनको, लेकिन इनका पागलपन अगर इसी तरह सवार रहा तो रूस को देखिए डायरेक्टली खतरा है। अगर खुदा ना खास्ता ईरान डाउन होता है तो फिर अमेरिका रूस के कंधे पे जाके बैठ जाएगा, बहरे अस्वद पे, कैस्पियन सी पे। इसी तरह चीन का जो फैलाव है इस खत्ते में खत्म होकर रह जाएगा। तो दोनों मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और दोनों ये कभी करने देंगे नहीं। और फिर आप चीनी प्रेसिडेंट का ये बयान भी आपके ज़हन नेचुरली आपसे नज़र से गुजरा होगा डेफिनेटली, कि दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। बिल्कुल सही, हालात बदल रहे हैं बड़ी तेजी से। और जो ईरान के सदर थे उन्होंने ये बयान दिया था, इसी के ऊपर उन्होंने कहा था कि ईरान के 70 दिन के गैर मुतज़लज़ल जो अज़्म था उसने इस प्रोसेस को तेज कर दिया है। अच्छा सर, तो सर खबरें तो ये भी है कि अमेरिका ने यूएई को कहा कि जी आप फौरी तौर पे ईरान का जो जजीरा है उस पर कब्जा कर लें। तो क्या यूएई इस हद तक जाएगा कि अमेरिका की इस तलकीन को मान के वहाँ कब्जा करने की कोशिश करे? कब्जा कैसे करेगा वो? उसके लिए फौज चाहिए, उसके लिए एयरफोर्स चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। और यूएई की फोर्सेस हैं डेफिनेटली, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी भी होंगी फोर्सेस, लेकिन आप ईरानी फोर्सेस का जो इतने अरसे से तैयार बैठी हुई हैं उनका कैसे मुकाबला करेंगे? अगर यूएई ने गलती की तो ईरान ने बहुत पहले खबरदार कर दिया था कि यूएई का तहस नहस कर देंगे वो लोग, और कुछ हो ना हो। सर अभी तक जितना फेंटा लग चुका है यूएई को, जो अभी जैसे आपने खुद भी कहा कि ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यूएई अब इस तरह की कोई गलती करेगा? मैं नहीं समझता यूएई ऐसा ब्लंडर करेगा कोई। अच्छा गुलाम, लेकिन मसला ये है कि यूएई ने अपने आप को फंसा लिया बहुत। एक इंसिडेंट शायद आपने ऐसे गुजरा कि नहीं, सऊदी अरेबिया के फरमारवा जो हैं, वलीअहद जो हैं, उन्होंने कहा था कि अब हमें इस खित्ते के दिफा के लिए या सिक्योरिटी के लिए
खुद मिल के बैठ के सोचना चाहिए बिल्कुल। और हमें ईरान के साथ नो वॉर पैक्ट साइन करने की कोशिश की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने फोन किया जो यूएई के सदर हैं उनको, तो उनके फोन के जवाब में आपने अगर नोट किया तो उसी इमीडिएटली इजराइल ने वो सीक्रेट लीक आउट कर दिया कि अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई आ चुके हैं। और बाद में उन्होंने तो बताया कि भाई ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आए बल्कि और बहुत कुछ आए हैं और इजरायली सोल्जर भी आके यहाँ बैठ के हुए हैं, साथ में उसका दिफा का निजाम भी लेके आ गए वगैरह वगैरह। तो यूएई ने अपने आप को फंसा लिया हुआ है। अब यूएई को इस जंगल से निकलने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि यूएई में इतनी जरूरत है कि वो अपने आप को इतना फंसाने के बाद निकाल सके। हाँ, अगर वो एक साथ ये कर ले यूएई तो फिर इस खित्ते की सारी जो है नक्शा जो है वो बदल के रह जाएगा। इजराइल अमेरिका का सारा जो फैलाव है ना सिर्फ रुक जाएगा बल्कि सिमटना शुरू हो जाएगा। सर थोड़ा सा पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करना भी इमरान साहब बड़ा ज़रूरी है। जनरल साहब, हमने देखा कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, उसको किस तरह से दे रहे हैं, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन यहाँ से धमकियां आने का सिलसिला जारी रहता है। तो क्या समझते हैं ये धमकी अमेज़ बयान जो दिया गया है अभी उनकी जानिब से, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, भारत सिंदूर 1, सिंदूर 2, सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की सब कोशिशें तैयारी कर रहा है और मुझे इसमें कोई वो शक नहीं है कि एक जंग लाजमी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और वो हो सकता है फैसला कौन भी साबित हो जाए। क्योंकि भारत बाज नहीं आएगा तो भारत को समझना चाहिए कि भारत के इर्द गिर्द अब उसके साथ देने वाला और कोई नहीं रहा। अमेरिका में अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो आके पाकिस्तान को धमका सके किसी तरीके से। उनके पाकिस्तान को भी बड़ा वाजे हो चुका हुआ है, पाकिस्तान ने पहले भी वाजे कर दिया हुआ है कि हम अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उससे पार भी। सर इस बयान से क्या ये जनरल साहब ये जो गिदर बबकियां हैं इसका जवाब एक तो बहुत सख्त जवाब इसका पाक फौज की तरफ से भी दिया गया, दूसरा हुकूमत की तरफ से भी जो है इस पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। अब आप क्या समझते हैं कि 23 मई से जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बहुत अहम दौरा चीन का करने जा रहे हैं, उस दौरे से आपको क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तानी दिफा के हवाले से, ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल जिस पे पाकिस्तान ने इस वक्त खेल रहा है उसमें जो पाकिस्तान का रोल है ये डिस्कशन में होगा और जो स्ट्रेटजिक जो मामलात हैं वो तय होंगे इसमें, जो भी होंगे इसमें, ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से और भारत के हवाले से। नंबर 2, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए कुछ और मदद चाहिए और वो मिलेगी पाकिस्तान को, क्योंकि चीन ने जो लेटेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से भी इस्तेमाल की है या कराई है ईरान के ज़रिए या किसी के से, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान को वो मिलेगी भी। और साथ ही मत भूलिए कि ये भी बहुत हद तक मुमकिन है, बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जब कोई ऐसा भारत ने सोचा किया तो फिर चीन भी किसी न किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाएगा और भारत को जो 2 फ्रंट वॉर है वो भारत को पहली दफा लड़नी पड़ेगी और ऐसी लड़नी पड़ेगी कि जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा सर, ऐसे वक्त में ये दौरा कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले चीन होके जा चुके हैं, फिर अब पाकिस्तानी क़यादत जा रही है, फिर प्रेसिडेंट पुतिन का वहाँ पे दौरा है, तो ये इस पूरे सिनेरियो को सर आप किस तरह से देखते हैं? सर मेरा भी सवाल ऐड ऑन कर लें, जिस तरह से भी आपने बात भी की कि स्ट्रेटेजिक मामला पर बात हो सकती है, सिक्योरिटी से मुतालिक पाकिस्तान बात कर सकता है चीन के साथ। ये भी बताइएगा सर, क्या लगता है आपको जिस तरह से भारत की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जा सकता है भारत की जानिब से, और ये इन धमकियों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत दोबारा से एक मिस एडवेंचर करना चाह रहा है? जी, भारत बाज नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा अपना हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, क्योंकि भारत के पास कोई ऐसी अपनी आइडेंटिटी नहीं रही इस वक्त जी। और भारत का शुरू दिन से लेके आज तक एक वायलेंस है भारत का और इजराइल का, और जंग है जो उसका बचा है उसका। जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं तो बात उनकी बनती है, वरना उनके खिलाफ बात उनके पास कोई ऐसी बात करने को है नहीं जो दुनिया के मफाद में हो। इसलिए खान साहब की बात का जो मैंने बात की थी, डेफिनेटली देखिए खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में जो ताकत का तवाज़न है वो पहले डामाडोल आपको नजर आ रहा था काफी सालों से, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बड़ी तेजी से शिफ्ट होकर वो ग्लोबल साउथ की तरफ आ गया है अभी।
अभी जो मशरिक के भी जो बैठी हुई ताकतें हैं, रूस है, चीन है, और इसमें आप ईरान को शामिल कीजिए, सऊदी अरेबिया को शामिल कीजिए, तुर्की को शामिल कीजिए, पाकिस्तान को शामिल कीजिए, ये सब मिलकर एक इस किस्म की एक वो तरतीब होगी ताकत की, इसमें मगरबी दुनिया का जो है वो अभी इस खिते में मांगने आएगी, जो कि इसमें जरूरियात होंगी। ये तो तब्दीली वाज़ेह नजर आ रही है। सर जनरल साहब, जिस तरह से इस वक्त खित्ते में सबसे अहम मामला जो है वो जो अमेरिका ईरान के दरमियान ये जो कशीदा सूरत हाल है, इसकी सेटलमेंट के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ रही है। जिस तरह से आपने भी स्टार्ट पे बात भी की कि जंग के इम्कानात आपको कम नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका इसराइल शायद आने वाले वक्त में ईरान पर हमला कर देंगे, इसके इम्कानात कम हैं। और जो ईरान की जानिब से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात या इनरिचमेंट यूरेनियम की या एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने के हवाले से ईरान नहीं मानेगा, आपने कुछ देर पहले कहा, तो सर पे किस तरह से लगता है कि आपको सेटलमेंट हो सकेगी? जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट ने बताया है कि अमेरिका जो है वो कमांडोज के जरिए यूरेनियम को मुंतकिल करने के हवाले से भी मंसूबा बना रहा है। एक तरफ अमेरिकी मंसूबाबंदी और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ना मानना, क्या लगता है आपको फिर बीच वाला क्या रास्ता निकलेगा दोनों के दरमियान? जहां तक अमेरिकन कमांडोज का ताल्लुक है, फिल्मों में तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। अभी पहले उन्होंने कोशिश की तो नाकाम हो गई थी, तकरीबन 150 बंदा उनका कैदी भी बन गया था इसमें। देखिए, मामलात का हल होने की उम्मीद इस तरीके से है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए। अगर ईरान ऐलान कर देता है कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ आज से खुली है और उसके 2 दिन बाद अमेरिका जो है वो अपना ब्लॉकेट उठा ले वहां से, तो बात आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अमेरिका का फेस सेविंग भी हो जाएगी, ईरान की बात भी रह जाएगी, और ईरान डेफिनेटली उस जो इक़दाम हैं उससे पीछे हट जाएगा कि जो टॉल टैक्स है वगैरह वगैरह। ईरान बड़ी समझदारी से गेम खेल रहा है और उसमें ईरान के पास खेलने के लिए कार्ड्स हैं। ट्रंप साहब के पास सिवाय हमला करने के और कोई कार्ड नहीं है सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान यकीनी तौर पे अमेरिका की हिकमत अमली जो है वो समझ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे 28वीं आईनी तरमीम में कौन से मसाइल शामिल किए जा रहे हैं, तरमीम कब आएगी, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आजकल 28वीं आईनी तरमीम की बाज़ सुनाई दे रही है, जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इसमें बुनियादी मसाइल शामिल होंगे। इसमें NFC, आबादी, पानी के मसाइल या बुनियादी नौयत के मसाइल शामिल हो सकते हैं। अब इसके खदोखाल क्या होंगे, ड्राफ्ट कैसा होगा या वो उसकी तैयारी हुकूमत की जानिब से कर ली गई है, इस सारे मामले पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा 28वीं तरमीम के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हुकूमती हलकों की जानिब से भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। क्या होगी 28वीं तरमीम, कौन कौन सी शिकें शामिल हो सकती हैं इसमें? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो जैसे आपने अभी खुद ही फरमाया कि अभी तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया जो कि अपने इत्तेहादियों से डिस्कस किया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, ये गेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे इसमें मसाइल क्या हो सकते हैं, तो नंबर 1 तो सूबों के साथ डिफेंस बजट को शेयर करना है। उसके बाद ही NFC अवार्ड जो है वो तकसीम करने की बात सूबों से करनी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है जितना NFC अवार्ड सूबों को देने के बाद अगर वो शेयर करते हैं बाकी रकम, तो वो आप देख लीजिए सूद की मद है, उसमें डिफेंस बजट है, डिफेंस की पेंशन है। एक पॉइंट तो ये क्रूशल है कि आप सूबे डिफेंस बजट में थोड़ा हिस्सा डालें, इस सेंस में कि आप जब डिफेंस का बजट निकल जाए उसके बाद NFC अवार्ड सूबों में तकसीम हो। 1 सेकेंड ये है कि जैसे BASP है वो सारे सूबों में, पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी है, और वो सूबे उसमें भी हिस्सा नहीं डालते। दे आर आल्सो बेनिफिशरी, तो वो तकरीबन 700 बिलियन के करीब बनता है, और ये जो डिफेंस का बजट है ये भी 5000 के करीब बनता है, 5000 अरब। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिस्कस होनी है। उसके अलावा जो नहरों का मसला था, जी बताइए। बेग साहब, PTI के जो शफकत अवान साहब हैं, उन्होंने तो ये दावा किया है कि जी 4 मुबैना तौर पे मुसव्वदे तैयार हैं, अगरचे नून लीग वाले कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, 16 मई तक वो कहते हैं कि नहीं आ रही, लेकिन अगले 20 दिन में ये ना सिर्फ
8 जून से पहले पहले ये तरमीम मंजूर हो जाएगी, बल्कि ये चारों जो हैं वो इत्तेहादियों के साथ डिस्कस किए जाएंगे और जिस मसवदे पे वो राजी होंगे वो पास करवा ली जाएगी। देखिए, अभी तक तो कोई मसवदा जो है वो टेबल पे आया ही नहीं किसी के पास भी। तो नेचुरली जब तक आप उसकी अगर 4 ऑप्शंस हैं मसवदों की, तो नेचुरली उसमें इत्तेहादियों के अपने कंसर्न ज़रूर होंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो बात पीपल्स पार्टी के ऊपर ही है, नेचुरली उनके बगैर तो आप कोई तरमीम पास करवा ही नहीं सकते, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। तो ये तो कौमी मफाद में अगर कोई ऐसी चीज होगी तो नेचुरली अभी तक इस टेबल पे आई। लेकिन पीपल्स पार्टी के नेहरू के इश्यूज पर तहफ्फुज़ात हैं। लेकिन बेग साहब, इस पे पीपल्स पार्टी का ही मेन इशू है। 2-3 जो चीजें हैं उस पे यही बात डिस्कस हो रही है कि जी पीपल्स पार्टी क्योंकि ना तो एनएफसी पे रजामंद है, ना ही वो नेहरू के इशू को मानती है, और ना ही छोटे सूबों का जो मामला है वो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल है। इसलिए पीपल्स पार्टी को या प्रेसिडेंट जरदारी साहब को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको मौत दिखा के बुखार पे राजी किया जाएगा। क्या ऐसी कोई बात है सर? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। मेरे ख्याल में अगर लॉजिक के साथ पीपल्स पार्टी को या बाकी जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज हैं उनको अगर आप एक बात समझा दें कि ये चीज़ें हैं जो कि कौमी मफाद में बहुत ज़रूरी है। नेहरू के इशू पे ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी से डिस्कशन कंप्लीट होगी, वो राजी भी हैं इन अ सेंस कि वो चाहते हैं कोई ऐसा वे आउट हो जिससे अवाम सिंध की और सिंध के जो लोग हैं वो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सके। क्योंकि देखिए, आप इंडिया 5-6 डैम्स बना रहा है तो पानी की कमी तो आपको होगी, नहरें आपका मेन इशू होगा और उसके ऊपर आपको जल्दी से काम करना है ताकि अगर इंडिया जब डैम बनाना शुरू करेगा तो नेचुरली वो पानी आपका रुक जाएगा। दूसरा इशू आ जाता है आपका, जरदारी साहब को किसी दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो है ना ऐसी कोई बात हुई है। मार्केट में जो भी चला वो मैं ये समझता हूँ कि उसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं था, जो एक रूमर्स चली। बिल्कुल। सेकंड बात ये, जी बताइए। जी बोलिए। नहीं सर, आप अपनी बात मुकम्मल करें सर। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी जो कंसर्न है उनका वो उनकी वोटर्स का है। वो चाहते हैं अगर उनको कोई ऐसी बात समझा दी जाए जो पीपल्स पार्टी उनको समझा सकती है उनके अपने वोटर्स को, तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली ये चीज़ रिजॉल्व होगी, अदरवाइज तो पेश ही नहीं होगी। अच्छा मोहसिन बेग साहब, हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि कौमी मफाद के लिए हम ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ की जानिब से तरदीद भी की जा रही है कि 28वीं तरमीम अभी फ़िलहाल नहीं आ रही। तो क्या लगता है इसको क्यों सिगाए राज में रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि अवामी मफाद की बातें तो की जा रही है कि अवामी मफाद के लिए हम ये तरमीम ला रहे हैं, तो बताने से क्यों हिचकिचा रही है गवर्नमेंट? अच्छा बेग साहब, इसमें यह भी शामिल कर दें कि राना सनाउल्लाह साहब का ये भी कहना है कि वोटर की जो उम्र है उस पे भी डिस्कशन जो है वो हो सकती है, उसमें भी कुछ तरमीम हो सकती है। देखिए ग्रुप साहब, अभी तक तो इन्होंने कोई ड्राफ्ट मार्केट में लाई नहीं जिस पे बहस हो सके, और जब तक वो ड्राफ्ट ना आए और उसमें क्या ये डालना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में बहस लाहासिल है। अभी तक शायद इनके पास वो ड्राफ्ट या तो पहुंचा नहीं है या बना नहीं है। ठीक है, जाहिर है जब टेबल पर आएगा ड्राफ्ट तो तभी हम इस पर मज़ीद भी बात कर सकेंगे। अच्छा मोहसिन साहब, एक और अहम इशू है जिस पर आपकी रहनुमाई लेना बड़ा ज़रूरी है। अनमोल पिंकी केस वाला मामला आपने भी सुना होगा, आवाम के सामने है, आए रोज़ मज़ीद इंकशाफात इसमें सामने आते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा सर, इस पर प्लीज़ ये भी शामिल कर लें कि नजम सेठी साहब जो है उनका ये कहना है कि प्रोजेक्ट पिंकी इमरान खान के लिए नहीं है बल्कि जरदारी साहब के लिए, और फैसल वाडा भी इस इशू में काफ़ी एक्टिव है। तो फैसल वाडा साहब जब एक्टिव होते हैं तो वो इशारे कहीं और से भी उनको जोड़े जाते हैं। तो आप सर इसका तज्जिया किस तरह से करते हैं? देखिए, ये जो पिंकीज है ना, इन्होंने तो मुल्क को बर्बाद किया है। एक वो जेल में है, वो जो पिंकी पीरनी थी, ये पिंकी जो है वो ड्रग क्वीन है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसा जरदारी साहब या किसी को जोड़ना नहीं है। नेचुरली बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही ये कीमती ड्रग इस्तेमाल करते हैं और वो सरेआम है। अगर वो कहे कि सिर्फ एक पिंकी थी जो ड्रग बेच रही थी पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ऐसी बहुत से लोग हैं जो ये ड्रग्स का धंधा करते हैं और उनके
तल्लकात बन जाते हैं जब उनके बायर्स जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोग ही हैं। कोई गरीब आदमी तो इतनी कीमती ड्रग ना लेता है ना खरीदता है। तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि इसके दबाव में, अब देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जरदारी साहब को बहुत ही अरसे से जानता हूँ। वो इस किस्म का ड्रग श्रग नहीं करते। इमरान तो फिर करता था, लेकिन उनका कोई सिंपैथी नहीं होगी, बल्कि सिंध ने तो बहुत सख्त एक्शन लिया हुआ है उनकी गवर्नमेंट ने। हाँ, ड्रग बिकती ज़रूर होगी कराची में और बाकी पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में कम बिकती है। इन्होंने बहुत कोशिश की है पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ कमी लाने की। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बहुत है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। अच्छा बेग साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह से बड़ा पॉलिटिकल विजडम रखने वाले तज्जियाकार भी हैं और बड़े बाखबर साफ़ी भी हैं, आमतौर पे आपके पास जो खबर होती है हर आदमी के पास वो नहीं होती। ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? और दूसरा ख़ास तौर पे क्यों इसको, अगर इसको 28वीं तरमीम के साथ जोड़ें तो सर मौजूदा निज़ाम की जो है बड़ी डिमांड छोटे सूबे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि छोटे सूबे बन सकेंगे और मौजूदा निज़ाम का फ्यूचर क्या है? देखिए, इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि यही आगे तक चलेगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक ईंट भी आपने निकाली तो ये पूरा निज़ाम गिर जाएगा और फिर आपसे जुड़ेगा नहीं। फिलहाल इसको इसी तरह ही चलना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही नियर फ्यूचर में। जहाँ तक बात है छोटे सूबों की, बिल्कुल मैं उससे इतना ज़्यादा एग्री हूँ कि छोटे यूनिट्स और छोटे सूबे बनने चाहिए, और जो आपका बल्दियात का निज़ाम है वो उसको पावरफुल कीजिए। ये बजट जो बल्दियात का है वो किसी भी चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं होना चाहिए। वहीं से करप्शन शुरू होती है, वहीं से सारा बगाड़ पैदा होता है। बहुत ज़्यादा बल्दियात के पैसे हैं जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। रहेगी बात कि जी उसके ऊपर कोई मुखालफत करे। आप देखिए कि पंजाब में सराइकी सूबा जो है वो ऑलमोस्ट बन गया था, उसका सेक्रेटेरिएट बन गया। उसके यहाँ ये जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब में हैं, ये पहले वहाँ पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सूबे के लिए गए थे, लेकिन वो इन्होंने पंजाब असेंबली से भी पास करवाया हुआ था उसका बिल। लेकिन जब भी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, जो भी बैठ जाते हैं, वो नहीं चाहते कि ये डिवाइड हो और वो बजट इनके हाथ से निकल जाए। यहाँ इनकी जो इजारादारी है वो डिवाइड हो जाए, उसका साइज सुकड़ जाए। लेकिन इसी सूरत में आप देखिए कि जो KPK एजेंसी है, उन्होंने हज़ारा प्रोविंस बनाने की जो 2 या 3 बार आई बिलीव कि उन्होंने उनकी असेंबली ने भी पास किया हुआ है, उसके ऊपर भी अब कोई काम नहीं हो रहा। और बल्दियात का निज़ाम, बल्दियात के इलेक्शन ये लोग होने ही नहीं देते, ताकि वो चीज़ें देखें। जो भी सियासत है वो नीचे तक जानी चाहिए। बल्दियात का निज़ाम पूरी दुनिया में वो एक ऐसा फाउंडेशन है पॉलिटिक्स की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की, जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक हमारा मुल्क है जहाँ पे वही पॉलिटिशियंस जो हैं रूलिंग पार्टी में हो या अपोजिशन में हो, उनकी कोशिश होती है कि बल्दियात का निज़ाम स्टैब्लिश ना हो सके। तो बनने चाहिए जी सूबे, बिल्कुल, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यूनिट छोटे होंगे, आपके मसाइल कम होंगे और इसी तरह ही मुल्क फ्लोरिश कर सकता है। मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। बनने तो चाहिए, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या 28वीं तरमीम में ये पास हो जाएगा? नहीं सर, सूबों की 28वीं तरमीम में सूबों की जरूरत नहीं है डालने की। वो तो प्रोविंसेस ने ऑलरेडी कुछ ने तो पास किया हुआ, जैसे मैंने कहा पंजाब ने और KPK ने। सिंध वाले नहीं चाहते डिवाइड हो, लेकिन ये होगा। ये उनकी प्रोविंस की खुद असेंबलियों में ही से आवाज़ उठेगी। ये इसको 28वीं तरमीम में डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द से जल्द छोटे सूबे बनने के इम्कान भी। बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत की नई ऑटो पॉलिसी मुल्क में कौन सी तब्दीलियां लाने का सबब बनेंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हाल ही में मुनक़िद होने वाली दूसरी रूस पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि गवादर पोर्ट को बैनुल-अक़वामी नॉर्थ और साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने का मंसूबा बना लिया गया है। अब ये मंसूबा पाकिस्तान को चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ साथ रूस से जोड़ने में क्या किरदार अदा करेगा, इस मामले पर बात करते हैं। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान वस्ती एशिया के रास्ते रूस तक बाहमी तिजारत कर सकेगा? जी, अभी तो जो दुनिया तेज़ी से बदल रही है ईरान और ये यूएस इज़राइल वॉर के बाद, तो बहुत से ममालिक जो हैं वो अब ऑल्टरनेट रूट्स को देख रहे हैं, नई पोर्ट्स को, एक्सेस को देख रहे हैं। रशिया बहुत देर से सेंट्रल एशिया के थ्रू पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन बात ये है कि ये जो हमारा अभी करंट कॉरिडोर है वो चीन काशगर जाता है, काशगर से किर्गिज़ रिपब्लिक और तुर्कमानिस्तान से ऊपर वो रशिया को जा सकता है। अभी यहाँ निगोशिएशंस होनी है, लेकिन उनकी यकीनन इंटेंशंस अच्छी हैं। लेकिन ज़्यादा अहम सवाल हमारे लिए ये है कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, इसका उसी वक्त फ़ायदा है कि हमारी इकॉनमीज़ ग्रो करें, ताकि हमारे पास तजारत के लिए चीज़ें बन सकें। क्योंकि अगर तजारत के लिए चीज़ें नहीं बन सकेंगी तो ये कॉरिडोर्स जो हैं इनको हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो पैरेलल चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन जनरली ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी कनेक्टिविटी ऑल द वे अप नॉर्थ टू रशिया तक की बातचीत हो। अच्छा सर, खबरें तो ये भी हैं कि रूस जो है वो भी सी पैक में शामिल होने जा रहा है, क्या ऐसी कोई बात है सर? मेरे इल्म में नहीं है जी, लेकिन रशिया और चाइना जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े क्लोजली बातचीत करते हैं। रूस को अब किसी तरह, जैसे अमेरिका ये ईरान की जंग को ख़त्म करने की बातचीत कर रहा है, रूस को यूक्रेन के साथ कुछ हिसाब किताब पहले तो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर रशिया और चाइना की अलायंस होती है तो ये तो ग्लोबली एक बहुत बड़ा न्यूज़ आइटम होगा, क्योंकि आप जो हैं दोनों, एक पुरानी सुपर पावर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है। हमारे लिए देखना ये है कि इन मंडियों को हम कैसे टैप कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इनके रेगुलेटरी और कवानीन पॉलिसीज़ को समझने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर ट्रेडिशनली, क्योंकि एक ज़बान का मसला भी है, हिस्ट्री भी नहीं है, वो थोड़ा हेसिटेंट है। हमें नॉलेज के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन मंडियों को अपने तरफ यूज़ करने के लिए। अच्छा सर, वो कहते हैं ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, तो सर ये जो नई ऑटो पॉलिसी है इसका बड़ा शोर है। तो सर आप, क्योंकि पॉलिसी की आपने बात की, तो ज़रा ये बता दें कि ये नई पॉलिसी है क्या, पुरानी पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और गाड़ी इसको सस्ती होगी या महंगी होगी? देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं इसको हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। ऑटो जो है उसका एक थोड़ा सा छोटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा होता है, लेकिन क्यों हमारे मुल्क में, क्योंकि ऑटो बहुत अरसे तक जापानीज़ के कंट्रोल में रहा, फिर लिबरलाइज हुआ। इनफैक्ट मेरे पास था जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था। देखिए, पॉलिसी बड़ी सीधी है। पाकिस्तान के पास अब चॉइस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल्स को यूज़ करे। तो आई थिंक इसके अंदर जो है, मुझे जो बताया गया है कि गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक हैं या हाइब्रिड हैं, उनकी के ऊपर टैक्सेस के अंदर नुमायां कमी 15 से 16% की बातचीत हो रही है, जो यहाँ असेंबल हो रही हैं। और ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, एम्बुलेंसेस हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, वो ये सब अब मूव कर रहे हैं कि नॉन पेट्रोल बेस्ड गाड़ियां बनाएं। तो उससे ये है कि अवाम के लिए इलेक्ट्रिक कार, लेकिन उसका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंसेंटिव यकीनन दिया जा रहा है। अच्छा सर, आप क्योंकि माशाल्लाह से आपने हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहली चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम यहाँ अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, उस वक्त तक इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी चेयरमैन रहे, अब सर आप सऊदीया के साथ मिलके B2B जो है उस पर भी बड़ी वर्किंग कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये जो मौजूदा हुकूमत के इक़दामात हैं, इससे यहाँ वाकई ही बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? रिलक्टेंट है जी। अभी
लेकिन जॉइंट वेंचर्स में ये होता है क्योंकि शेयर करते हैं आप तो रिस्क दोनों पार्टियों का कम हो जाता है। सो जॉइंट वेंचर्स चीन के साथ, टेक्नोलॉजी वेंचर्स, आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले हमने भी एग्रीमेंट साइन किया, IBI एक उनकी डेटा की कंपनी आई यहाँ पे। सो हम जॉइंट वेंचर्स में जा रहे हैं ताकि रिस्क कम हो। लेकिन वरीसम चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के अच्छे बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अभी एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, टैक्सेशन बहुत रिप्रेसिव और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्टर्स। जब कहते हैं, मेरे से बात करते हैं, वो कहते हैं जी अगर वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर हमसे 25% टैक्स कम है, हम 62% प्रॉफिट पे टैक्स क्यों दें? तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देख के IMF से निगोशिएट करके जो हमारी अच्छी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है उसको तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। हारून शरीफ साहब, आपने भी IMF की बात भी की है, जाहिर है जॉइंट वेंचर से फ़ायदा लिया जा सकता है अगर थोड़ा सा हम पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें। आइंदा माली साल का विफाकी बजट बताया जा रहा है कि 17,000 अरब रुपए का होगा और IMF को विफाकी बजट में 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम की यकीन दहानी कराई गई है। इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। कि देखिए, IMF तो जो टैक्सेस का हमने वादा करते हैं कि हम टैक्स टू GDP रेशो को X से Y पे ले जाएंगे, फिर हम ले जा नहीं पाते तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के टारगेट्स को पूरा करते हैं, जो कि अभी हमने पार्टली पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में भी देखा है। असल चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को खड़े होके नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए जिहाद करना है। अभी तक हम कितने बरस गुजर गए हैं, ना हम एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर पाए हैं, ना हम ट्रेडर को कर पाए हैं, ना हम रियल एस्टेट को कर पाए हैं, ना इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को कर पाए हैं। तो फिर जो दे रहा है टैक्स, उसका क्या कसूर है कि उसके ऊपर मजीद बर्डन डाला जाए? आई थिंक ये जो IMF से अब हमने तकरीबन 1 ट्रिलियन का एडिशनल अग्री किया टारगेट, उसके बाद कोई चारा नहीं है। अब जो दे रहा है ऑलरेडी उस तनख्वाहदार है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मजीद तो नहीं दे सकता। आपको नए सेक्टर्स को खोलना पड़ेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वहाँ ये जो हमारी सियासत और FBR की नाअहली आती है कि हम बारहा हमारे ऊपर फिर इनडायरेक्ट का लोड बढ़ जाता है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह क्योंकि पब्लिक सेक्टर को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी, और चेयरमैन FBR को भी। मौजूदा चेयरमैन FBR जो हैं अगरचे वज़ीर-ए-आज़म के बड़े बाएतमाद अफसर हैं, उनका शुमार वज़ीर-ए-आज़म के बड़े एतमाद वाले लोगों में होता है, लेकिन आपकी भी बड़ी दोस्ती है वज़ीर-ए-आज़म साहब से। सर ये फरमाइएगा कि ये जो मौजूदा चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग इनकी पॉलिसी से नाला नज़र आते हैं कि ये बड़े कामयाब ब्यूरोक्रेट होंगे, लेकिन FBR को ये प्रोफेशनल अंदाज से नहीं चला सके। ये अक्सर शिकायत होती है। सर आप क्या समझते हैं कि FBR को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, पहली चीज़ तो हुकूमत ने कर दी है। FBR का जो पॉलिसी मेकिंग का विंग था उसको ख़त्म कर दिया है। IMF की भी इसके अंदर रजामंदी है और हम अब FBR टैक्स की पॉलिसी नहीं बनाता, वो जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मूव कर दिया गया है। FBR का अब काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन है। अब टैक्स कलेक्शन के लिए ये बड़ा आजकल के ज़माने में बड़ा साइंटिफिक काम है। जितना ह्यूमन टच कम करेंगे, मेरे पास जितने बड़े बिजनेसमैन आते हैं वो कहते हैं जी आप टैक्स मैन का इंटरमीडिएट का टच कम ख़त्म करवाएं, हमसे आप ज़्यादा टैक्स ले लें, लेकिन हम इनसे डील नहीं करना चाहते क्योंकि हरेसमेंट का एलिमेंट बहुत हाई है। तो जो करंट चेयरमैन है वो यकीनन FBR का इमेज इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन हरेसमेंट बिल्कुल कम नहीं कर पाए हैं। और FBR इस वक्त एक ऐसा इदारा नहीं है जिसको बिजनेस फ्रेंडली समझा जाए कि वो एकोमोडेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा। वो एडवांस टैक्स मांगता है लोगों से बीच में करप्शन की बहुत खबरें हैं कस्टम्स में ख़ास तौर पे। आई थिंक ये अब काम हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो एक जर्नलिस्ट से कराना चाहती है जो हमारे PAS के अफसरान हैं, या हुकूमत फिर इसको रिवैम्प करके प्रोफेशनल्स को दे और इंटरफेरेंस बंद करे कि जनाब आप कलेक्शन बढ़ा के दिखाएं। बिल्कुल, मुआशी फायदों के लिए यकीनी तौर पर कुछ पॉलिसीज को बेहतर करना होगा। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।